प्रणाम भगवान। जब हम शीत क्रिया के द्वारा अपनी और अपने घर की प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, तो क्या कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड के इफेक्ट के कारण जो तरंगें बह रही होती है, उनसे भी हमारी प्रोटेक्शन हो जाती है? प्रोटेक्शन लेयर जब हम क्रिएट करते हैं तो प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते समय हम किस भाव दशा में हैं, इस पर सब कुछ निर्भर करता है कि हम किस भाव दशा में और हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। गौर से समझो, ये एक मैनिफेस्टेशन है। इस मैनिफेस्टेशन में कुछ चीजें हैं, गौर किया उस सिद्ध क्रिया में क्या है। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना की जाती है, स्थानीय देव संघ से प्रार्थना की जाती है और डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से प्रार्थना की जाती है। उनसे प्रार्थना की जाती है और प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की जाती है। जैसे मैनिफेस्टेशन है, लेकिन अकेले नहीं है, उन सबके संग साथ से जो भी शक्तियां हैं, उन सबके संग साथ से प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की जाती है। तो उस समय हमारी भावदशा क्या है, हम किस तरीके से स्पष्ट हैं, हम क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो हम उसमें डालेंगे वो फलित होगा। हमने इस शरीर के आसपास एक ऑरा निर्मित किया, एक प्रोटेक्शन लेयर, एक कवच निर्मित किया और अपने घर का किया, घर के मेंबर्स का कर लिया। किस चीज से किया? सारी नेगेटिव चीज से, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वह हमें प्रभावित न कर पाए। यदि उनमें चाहो कि जो इन्फ्लुएंसेस हैं, कॉमन इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसके बारे में हमारी धारणा है कि यह नेगेटिव नहीं है लेकिन बकवास है, नेगेटिव नहीं है लेकिन बकवास है, और इनसे भी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो वह भी संभव होगा, क्योंकि यह सजेशन भीतर उतरेगा, उस समय भीतर उतरेगा और वहां प्रोटेक्ट कर पाओगे। क्योंकि इंडिविजुअल जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट ही है। उसमें परिधियां बनी हुई हैं, जो डिवाइडेशन के लिए एक मैकेनिज्म है उसमें, और उसके भीतर से बहुत सारी चीजें घुस जाती हैं, इन्फ्लुएंस करके घुस जाती हैं। इन्फ्लुएंस मतलब समझते हो ना, परिधियों को तोड़ के घुसती हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है भाई सब चीजें आ रही हैं, टकरा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, टकरा रही हैं, लेकिन उस सीमा के अंदर नहीं घुस पाती। इन्फ्लुएंस का मतलब है सीमा को तोड़कर, उस बैरियर्स को तोड़कर, उस सुरक्षा को तोड़ करके वो भीतर घुस जाती है। तो इन्फ्लुएंस भी एक किस्म का एनक्रोचमेंट है। तो वहां पर जो है हम उन परिधियों के साथ में सुरक्षा कवच को जोड़ सकते हैं कि और जो इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, इस किस्म के इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, वह भीतर प्रवेश न कर पाए, और जो है इसे हम क्लीन कर लें। इसे क्लीन करने का सीधा सा अर्थ होता है कि परिधि के भीतर हम कुछ नहीं लेंगे और परिधि के भीतर से बाहर फेंक देंगे। जो हमारा इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड है, व्यक्तिगत अवचेतन मन है, उसके भीतर हम इन्फ्लुएंसेस को आने नहीं देंगे, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें हम बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे। इससे क्या होगा, एक आकाश पैदा होगा। आकाश है, वो आकाश कैसा होगा? निर्विकार होगा, एम्प्टी होगा, खाली होगा। तो खाली आकाश को जब हम जीते हैं तो ग्लिम्स होती है, वह ग्लिम्स कहलाती है। अवचेतन मन को जब क्लीन करते हो, जब क्लींजिंग की कोई भी एक प्रोसेस होती है, मल्टी लेयर है सबकॉन्शियस माइंड, मल्टी लेयर है, याद रखना, कोई सिंगल लेयर नहीं है। एक लेयर को तुम क्लीन करते हो, फिर अगली लेयर बाद में आएगी, लेकिन एक लेयर को जब तुम क्लीन करते हो तो वहां पर अवकाश पैदा होगा, मतलब एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस को जियोगे, ग्लिम्स आएगी। खालीपन को जीना जो है यह डिवाइन ग्लिम्स है। डिवाइन ग्लिम्स क्या है? एम्प्टीनेस को जीना। आकाश है और वहां एम्प्टीनेस है,
उसमें झलक है आकाश तत्व के पार की। बाकी चार तत्वों के तुम पार हो गए, लेकिन आकाश तत्व को जी रहे हो और एम्प्टी स्पेस को जी रहे हो। देखो आकाश स्पेस है, आकाश स्पेस है, बियॉन्ड स्पेस नहीं है, पर एम्प्टी स्पेस को भी जी रहे हो तो उसमें ग्लिम्स तो है, ग्लिम्स है ना, एम्प्टीनेस को जी रहे हो ना। और यहां पर साहस बनता है कि इस एम्प्टीनेस को जीने से भीतर शांति है, आनंद है, रिलैक्सनेस है। तो निर्वाती अनंतता में क्या होगा, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में क्या होगा, इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना। इसमें जब एक आनंद की झलक जैसी मिल रही है, तो जब इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में हम प्रवेश करेंगे तो इनफाइनाइट मल्टीप्लिकेशन होगा ना इसका। ग्लिम्स का मतलब यही है। तो भीतर साहस पैदा होता है कि हम अपने दायरों को छोड़ पाएंगे, हम अपने उस आकाश को विसर्जित कर पाएंगे। हर इंडिविजुअलिटी का, हर एंटिटी का अपना आकाश होता है, इंडिविजुअल। ये मत सोचना कि ये आकाश सबका कॉमन आकाश, वो अलग चीज है। पहले तुम्हारा जो है, जो जिस शरीर के साथ तुम जुड़े हो, शरीर का अपना आकाश है। और कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है तो तुम्हारे आकाश के भीतर प्रवेश कर रहा है। इन्फ्लुएंस मतलब वो अपने आकाश को तुम्हारे भीतर घुसा रहा है, एनक्रोचमेंट कर रहा है। याद रखना ये। एक पत्थर है ना, उसका भी अपना आकाश होता है, इंडिविजुअल, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करती है, जिसके कारण वह जो है धरती पर टिका हुआ है। उसी के कारण उसका भार होता है, द्रव्यमान होता है, उसका वेट होता है। उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो धरती के केंद्र से काम करती है और खींचती है। खींचती किसको है, आकाश को खींचती है, आकाश को खींचती है। उस खींचने से वजन होता है, उस शक्ति के कारण वजन होता है। तुम कहते हो कि यह मेरा वजन है, तो ठीक है, तुम स्पेस में जाकर अपना वजन कर लो, कुछ भी नहीं, तुम तो हवा में से उड़ने लगोगे, टिकते ही नहीं कहीं, कोई वेट नहीं है तुम्हारा। यह बहुत नॉमिनल वेट है, शायद मिलीग्राम्स में हो। यहां तुम कहते हो नहीं, मेरा वजन इतना है। तुम्हारे आकाश तत्व को खींचा जा रहा है। कौन खींच के रखी है, धरती। और तुम्हारा आकाश जो है वह अनुबंधित है धरती के आकाश के साथ। धरती एक बड़ी एंटिटी है और तुम उसके साथ जुड़े हुए हो। यह जो शरीर तुमने धारण किया है वह इस धरती का है। तुम कहते हो कि मैं यहां हूं, मतलब तुम धरती तत्व को जी रहे हो, तुम पृथ्वी तत्व को जी रहे हो कि यह मैं हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं, कौन हूं जानते नहीं मैं कौन हूं, मतलब धरती तत्व को जी रहे हो तुम ग्रेविटेशन जो फोर्स है उससे बहुत ज्यादा बंधे हो। उस फोर्स के साथ इतने ज्यादा युग्मित हो, इतने ज्यादा एसोसिएट हो कि वह माया तुम्हें सत्य मालूम पड़ती। जानते नहीं मैं कौन हूं, यह नाम रूप की माया सृजित हो गई है धारणा से। तुमने धारणा की क्रिएट कर ली कि यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह तो धारणा ही है ना। इस धारणा को पुष्ट करने में बहुत कुछ योगदान है, समाज का, सभ्यता का, परिवार का, शिक्षा का। मास हिप्नोटिज्म है, सबका योगदान है, मतलब ये मास हिप्नोटिज्म है। इस मास हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है। अब मास हिप्नोटिज्म से बाहर निकलना है और नए हिप्नोटिज्म इंटैक्ट कर रहे हैं। तो पहला तो काम यह है कि नए जो हिप्नोटिज्म इंटैक्ट कर रहे हैं उनसे अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, सुरक्षित कर लेना।
और इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअस रहेंगे। पूरा संसार देखो इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस है। और है क्या यहाँ पर? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, सोशल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस है, जातिगत इन्फ्लुएंस है, धर्मगत इन्फ्लुएंस है, पारिवारिक इन्फ्लुएंस है, हर तरीके का इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस ही इन्फ्लुएंस है। तो फिर अवकाश पैदा ही नहीं होता। इतने इन्फ्लुएंसेस से घिरे हो और वो इंटैक्ट कर रहे हैं, उस पर तुम रिएक्ट करते हो, उसको तुम समझना चाहते हो, उसको तुम मैनेज करना चाहते हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो उनके साथ, तो तुम बिजी हो ना, हर तल पे बिजी हो। बाहर से जितना दिख रहे हो उससे ज्यादा अंदर बिजी हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल इंटरेक्शंस हैं और तुम बिजी हो। आकाश को तुम जी नहीं पाते अपने, तुम्हें पता ही नहीं है कि भीतर कौन सा आकाश है तुम्हारे पास, क्योंकि सब बिजी बिजी हो, बिजी बिजी हो। तो प्रोटेक्शन क्रिएट करना है। राइट अंडरस्टैंडिंग, विवेक भी जो है प्रोटेक्शन है, ये याद रखना। विवेक नहीं जागा है तब तक जो है दिव्य सुरक्षा कवच के द्वारा तुम प्रोटेक्शन क्रिएट करोगे। यदि विवेक पुष्ट हो जाएगा और प्रज्ञा हो जाएगी, सुरक्षित हो गए, संरक्षित हो गए, सुरक्षित भी हो गए, संरक्षित भी हो गए। तब इन्फ्लुएंस नहीं होगी, व्यवहारिक सत्यों को प्ले करोगे। तुम यहां प्ले करने के लिए हो, प्ले होने के लिए नहीं हो। इन्फ्लुएंस का मतलब, तुम्हें इन्फ्लुएंस करे मतलब तुम्हें प्ले किया जा रहा है। तुम प्ले होने के लिए नहीं आए हो, प्ले करने के लिए आए हो। प्ले करना है, जितना जरूरी है उतना प्ले करना है व्यवहारिक सत्यों को। व्यवहारिक सत्य है, गलत नहीं होते, कुछ गलत नहीं होता यहां पर। ठीक है, समाज से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन रहना समाज में ही है। परिवार में जो उल्टी सीधे इन्फ्लुएंसेस होते हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, रहना उन्हीं के बीच में। तो फिर क्या होगा? परिवार बिगड़ेगा कि बनेगा? बनेगा। इन्फ्लुएंस नहीं होगे, तटस्थता से जान पाओगे तो देख पाओगे, अरे बेचारा टेंशन में है, शायद इसलिए गुस्सा कर रहा है, अरे इसके साथ ऐसा है। तुम मंगल से भरोगे, रे ठीक है। उससे तुम ऐसा नहीं कि उसने गुस्सा किया तो तुम भी गुस्सा कर दोगे, तुमसे पुचकार लोगे। इन्फ्लुएंस नहीं हुए तुम, पुचकार लोगे, अरे कोई बात नहीं, बहुत टेंशन है तुम्हें, तुम्हारा गुस्सा वाजिब है, थोड़ा सा निकाल लो, फिर रिलैक्स हो जाओ। उससे भी समझ में आएगा तुमने उसे स्वीकार किया, मतलब अपना आकाश दिया। तुम्हारे आकाश में बहुत हलचल है, थोड़ा मेरे आकाश में आके विश्राम कर लो। उसे भी समझ में आएगा, उसे आकाश मिलेगा। कोई किसी को कांधा देता है ना, दुखी है किसी, उसमें कांधा देता है, मेरे कांधे पे सिर रख के रो ले, मतलब उसे अपना आकाश देता है कि मेरे आकाश में आकर थोड़ा विश्राम कर ले, मेरा आकाश खाली, तेरे आकाश में अभी धुंध ज्यादा है, कुछ परेशानी आ गई है, थोड़ा मेरे मेरे आकाश का भी उपयोग कर ले, विश्राम कर ले। उसे अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे आकाश की तलाश है जहां निर्द्वंदात्मकता हो, द्वंदात्मकता ना हो। द्वंदात्मकता के आग्रह हैं और खोज निर्द्वंदात्मकता की है। किस कॉन्फ्लिक्ट को जी रहे हो? खोज क्या कर रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट लेस स्पेस की खोज कर रहे हो। और जीने का ढंग क्या है? क्रिएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मल्टीपली। इसे समझना पड़ेगा हमें। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, वह ध्यानी व्यानी नहीं है, उसके पास उतनी समझ नहीं होती, किताबी ज्ञान है। तुम अपने भीतर जाओगे साधना में, तुम उससे 1000 गुना ज्यादा जानने वाले हो जाओगे। कुछ भी नहीं हो तुम्हारे सामने, उसकी कोई औकात नहीं है साइकोलॉजिस्ट की, कोई औकात ना होगी उसकी। क्योंकि
ध्यान साधना से तुम आकाश तत्व को जीते हो। आकाश तत्व को जब जीते हो तो सम्यक दृष्टि जागती है, राइट विजनिंग। और राइट विजनिंग में यथाभूत जाना जाता है, समस्या जैसे कि तैसी जान ली गई, उसको रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं। किसको? साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहा है, आधा अधूरा जितना पकड़ में आया, कोई खिचड़ी बना पका के उसने दे दी कि ऐसे में ऐसा है वैसे में ऐसा है, उसके कुछ सूत्र बने उसमें किया, वो ठीक से तुम्हें समझ ही नहीं सकता, ना तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता और ना ठीक निदान दे सकता है। लेकिन तुम अपना ठीक निदान कर सकते हो, क्या करते हुए? तटस्थ रहते हुए, भीतर गहरे में इनएक्टिव रहकर। बीमारी क्या है? ओवर एक्टिवेशन, ज्यादा एक्टिव हो ना। मन में बहुत सारा कुछ ऐसा चल रहा है जो कभी यूजफुल ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है व्यवहारिक जगत में, और भीतर चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल टास्क चल रहे हैं जो कि कभी जिंदगी में काम ही नहीं आने वाले। और कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी 1000 टास्क चल रहे हैं, और जब उसको फेस करोगे तो वो जो 1000 प्रैक्टिसेस थी कोई भी काम नहीं आने वाली, उस समय तुम कुछ नया ही कर गुजरोगे और उससे वो साल होगा। तुम्हारी सारी प्रैक्टिस मिट्टी में मिलने वाली, कुछ काम नहीं आने वाला। कितनी एक्सरसाइज करी थी कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, वैसे सॉल्व करूंगा, यह करूंगा, वो करूंगा, और सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब वहां पर जब तुम खड़े होते हो तब वहां से कोई डिसीजन आता है भीतर से, उससे होता है, पुराना वाला कोई काम नहीं आया। तो उतना समय जो तुमने गंवाया, तुम कर क्या रहे थे? अपने आप को परेशान कर रहे थे। और कर क्या रहे थे? किसको परेशान कर रहे थे? अपने आप को कर रहे थे ना उस एक्सरसाइज में। गौर से देखो तुम करते क्या हो? अपने आप को परेशान करते हो, किसी दूसरे को परेशान नहीं करते, अपने आप को परेशान करते हो। आकाश को तुम द्वंद्वात्मकता से भर देते हो, कॉन्फ्लिक्ट से भर देते हो, अपने आप को परेशान करते हो। और तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारे एम्बिशंस क्या है? कि कभी मैं बहुत आराम से रहूंगा, रिलैक्स रहूंगा, कभी जब यह हो जाएगा, मेरे सारे अचीवमेंट्स हो जाएंगे, तब मैं बड़े आराम से रहूंगा। जो आदमी जिंदगी भर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता रहा हो, एडिक्शन हो उसको कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का, वो कभी आराम से रह सकता है? अपने एडिक्शन को ही जिएगा ना। तो भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की जो आदत है उसको समझना पड़ेगा, वह बीमारी, उसे समझना पड़ेगा। और तटस्थता से ही समझा जा सकता है, एनालाइजेशन से नहीं समझ सकते। इस बात को समझ लो, सम्यक दृष्टि। डोंट ट्राई टू एनालाइज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ फोकसिंग। फोकस करके उसे समझने की कोशिश मत करो। उसको सिर्फ सम्यक दृष्टि से तटस्थतापूर्वक जानना है, दूर से जानना है, एक्सरसाइज कुछ नहीं करनी है। वह अपनी पूरी बीमारी को उघाड़ के रख देगा पैटर्न, कोई भी पैटर्न जो तुम्हें प्रभावित कर रहा है। उसके बीमार स्वरूप को तुम देखोगे, तुम उसे उसमें जाके एसोसिएट ना होना चाहोगे। एबनॉर्मल है ना वह जो पैटर्न है, एबनॉर्मल है ना। जब दूर से दिखेगा तो एबनॉर्मल देख पाओगे ना, तटस्थता पूर्वक देखोगे तो उसकी एबनॉर्मलिटी दिखेगी। एनालाइज करोगे तो जस्टिफाई कर लोगे, क्योंकि एनालाइज करने के लिए तुम्हें उसमें एसोसिएट होना पड़ेगा ना। जब जुड़ गए उससे तो मैं हो गया ना, मैं हो गया तो कौन बंदा है जो कहता है कि मैं गलत हूं? जब तुम जुड़ गए तो जिस पैटर्न को जुड़ गए तो तुम कहोगे कि नहीं ये सही है। जुड़ने के बाद तुम इसे जस्टिफाई करोगे ना। और इवन देखो, परिवार में किसी ने कोई गलती कर दी बाहर समाज में, तुम उसको जाके प्रोटेक्ट करते हो, अरे नहीं ऐसा नहीं, अरे ये ठीक है, अरे वैसा है, ये है, उससे तुम बचाते हो ना, क्योंकि जुड़े हुए हो ना।
अंदर से पता है इसने गलत किया, घर में जाके उसको डांटने वाले हो, लेकिन बाहर उसको प्रोटेक्ट करोगे कि किसी प्रकार प्रोटेक्ट करके इसको ले आए वापस, और घर में आके भले डांट लेंगे। होता है ना। एसोसिएट यदि तुम हो गए तो उसे जस्टिफाई करोगे ना। एसोसिएट नहीं हो रहे हो, जैसा का तैसा जान रहे हो, तब फिर तुम उसको समर्थन नहीं दे सकते, उसको फीड नहीं करोगे, अपनी एनर्जी से उसे ट्रांसफर नहीं करोगे, और पता चलेगा व्यर्थ है। व्यर्थ है तो जब उसे फीडिंग करोगे नहीं तो वो कोई भी पैटर्न सर्वाइव नहीं कर सकता। विदाउट योर फीडिंग, तुम उसे फीड नहीं करोगे, सर्वाइव नहीं करने वाला, कोई भी पैटर्न सर्वाइव नहीं करेगा। तुम फीड करते हो, तुम अपना खून पिलाते हो उसको, और वो पैटर्न किसी काम का है ही नहीं, किसी काम का नहीं, और तुम उसे फीड कर रहे हो। यही समझना है। यह समझ, यह विवेक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन लेयर है। विवेक से संभव मतलब उसमें सजगता चाहिए। तुम सजग रहते हो तो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हो, कोई तुम्हें ऑपरेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें गुलाम नहीं बना सकता, कोई तुम्हें नचा नहीं सकता, यदि तुम सजग रहते हो, अवेयर रहते हो। तो सजगता का यह अर्थ यह नहीं है कि मुझे जाकर उसे समझना है, सिर्फ तटस्थ रहना है, विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट, जस्ट वॉच एज इट इज, विदाउट एनी एक्सरसाइज, सिंपली वॉच इट। एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ करना, कुछ नहीं करने वाले सदा बिगाड़ देते। अब बिना किए सब ठीक हो जाता है, क्योंकि करने से कर्ता बन जाते हो। कर्ता बन जाते हो तो कर्ता तो गलत ही करता है, जो भी करेगा गलत करेगा। अकर्ता रहोगे, यथाभूत जानते रहोगे, कर कुछ नहीं रहे हो, गलत कैसे होगा? जब तुम कर ही नहीं रहोगे तो गलत होगा कैसे? यथाभूत जान लोगे, व्यर्थ व्यर्थ की तरह भासेगा और डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें नचा रहे थे, तुम्हें नचाना बंद कर दिया उन्होंने, तुम अंदर से रिलैक्स होने लगोगे, क्योंकि भीतर की एक्सरसाइज विड्रा हो रही है, मल्टीपल एक्सरसाइज विड्रा हो रही है। जब विड्रा हो रही है तो तुम रिलैक्स हो जाओगे ना हो जाओगे रिलैक्स? आकाश खाली होता चला जाएगा, और वह जो खाली आकाश है, निर्द्वंद आकाश है, वह आनंद है। तो खालीपन आनंद है, निर्द्वंदता आनंद है, और वह ग्लिम्स है। याद रखना, वह आकाश की ग्लिम्स है। साधना में गहरे जाओगे तो छोटे आकाश से फिर बड़े आकाश में जाओगे। चित्ताकाश, चित्त जब निर्द्वंद होगा और चित्ताकाश में अनुभूति होगी आनंद की, तब साहस बनेगा, और गहरे उतरोगे, और गहरे उतरोगे तो आत्माकाश, आत्मा के आकाश की अनंतता, उसको उपलब्ध हो जाओगे। बड़ा गहरा आनंद। संसार कैसे चलेगा फिर? मन तुरंत कहता है फिर हम दुनिया में कैसे काम करेंगे? फिर तुम काम नहीं करोगे दुनिया में, फिर तुमसे होगा, प्रति संवेदन से जियोगे, जो कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग है, जो संगीतमय तरीके से होना चाहिए, जो सुंदर है, जो सत्य है, जो शिव है, वह तुमसे घटेगा। तुम्हारी जिम्मेदारियां जो भी है बड़ी सुंदरता से निभाई जाएंगी, जो जरूरी है। तुम्हारे जीने का ढंग बड़ा सुंदर हो जाएगा। एक बात बताओ, वो पांडवों का राज्य था, है ना, और वो कौरवों का था, क्या था, है ना, वो बड़े लड़े वो, और भी कई राज्य थे, इसमें लड़ाई उसमें लड़ाई बहुत सुनी। वो एक और सज्जन थे वहां पर, कृष्ण कहते थे उसको ना। उनके राज्य में क्या समस्या थी? कोई उल्लेख है? कृष्ण भी राजा थे ना, यहाँ के राजा थे, वहां कोई प्रॉब्लम थी? उसकी कोई कथा वथा पढ़ी? उनके राज्य में प्रॉब्लम थी, जनता को शिकायत करती थी, या मैनेजमेंट के कोई प्रॉब्लम थे, या क्या था?
वहां का क्या प्रॉब्लम था, कुछ बताओ। कोई कहानी किसी के पास है? कहानी किसकी होती है? कहानी में ट्विस्ट जरूरी, तभी कहानी होती है। कहानी मतलब वहां कुछ गड़बड़ हो रही है तो कहानी बनती है। एक कहानी लिखी जाए, एक राज्य था, उसमें राजा रानी थे, सब कुछ ठीक था, जनता भी ठीक थी, जनता भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे, सब अच्छा अच्छा था, सब अच्छा अच्छा था। और क्या होता था? बस दिनचर्या होती थी, सब ठीक था, सब कुशल था, सब मंगल था। कहानी छाप दो, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ेगा? ये कहानी हो गई। कहानी नहीं बनी कृष्ण के राज्य की कि वहां कुछ था, ये प्रॉब्लम था, कि ये था, कि वो था, कि किसी ने हमला किया, कि कुछ किया। कृष्ण जो आकर के उस युद्ध में शामिल हुए, लेकिन उनके राज्य में, उनके राज्य से किसी दूसरे राज्य ने युद्ध किया हो, उन पे हमला किया हो, या कुछ हुआ हुआ, कोई गड़बड़ कोई है? वो भी तो राजा थे, कृष्ण भी तो राजा थे, उनका राज्य था। कैसे चला लेते थे वो राज्य? कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी वैसा कर रहे हैं, और राज्य मस्त चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कहानी ही नहीं बन रही है। कैसे? इतिहास में उठा के सभी राजाओं को देखो तो यह समस्या, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। राजा जनक भी थे। सीता के पिता राजा जनक की बात नहीं करें, जो अष्टावक्र के शिष्य हुए राजा जनक, जो भी रहे होंगे 15वें 17वें राजा जनक, उनकी बात करें। उनके राज्य में बाकी सारी बातें हैं कि यह जो है, उन्होंने आयोजन किया, पूरे ऋषि मुनियों को बुलाया, शास्त्रार्थ करवाया, यह करवाया, धन दान दिया, वह किया। कोई उनसे मिलने के लिए जो है भेजते थे, किनको? जो गुरुकुल से निकलते थे और उनमें कुछ कमी रह गई है, अब उन्हें विदा करना है, तो राजा जनक के पास भेजा जाता था कि जाओ, अब राजा जनक के पास जाओ, और वो तुम्हें यदि सर्टिफाइड कर दें तो तुम जो है, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। उन्होंने सर्टिफाइड नहीं किया तो तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ गई। उनके राज्य की बाकी कथाएं, बाकी ये नहीं कि उस राज्य में जनता परेशान थी, कि विद्रोह हुआ, कि किसी ने हमला किया, कि यह किया, वह किया। कोई कथा है? कोई कथा नहीं है। कोई समस्या ही नहीं थी उनके राज्य में। कैसे मैनेज करते थे? राजा जनक का देखो तो क्या कर रहे हैं, सत्संग में बैठे हैं, इसमें बैठे हैं, परिचर्चाएं चल रही हैं, यह आयोजन कर रहे हैं, वह आयोजन कर रहे हैं। मैनेजमेंट उसकी कहानियां समझ में नहीं आता, उनसे हो कैसे, कौन से जादू से हो जाता है भाई? वो कुछ करते ही नहीं, उनसे हो जाता है, उनसे हो जाता है, प्रतिसंवेदन से होता है। जहां जो जरूरी है वह घट जाता है, हो जाता है उनसे। प्लानिंग नहीं करते, विदाउट एनी प्लानिंग कर, तो वहां जो प्रतिसंवेदन से होता है वो कैसा होता है? सुंदर होता है, बेहतर होता है, कॉस्मिक रिदम के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि वो हो रहा है, कर नहीं रहे, वह हो रहा है, उनसे हो रहा है, वह नहीं कर रहे, उनसे हो भी रहा है, हो नहीं से रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा भय यही है, जब साधना में गहराई आती है तो डर के बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे साधक कहते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, और मैं भूल गया तो मेरा कौन से बैंक में बैलेंस है, मैं अपनी साइन करना भूल गया तो बैंक वाला फिर पैसा नहीं देगा। ऐसा भय होते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं परिवार से डिटैच हो जाऊं। कृष्ण डिटैच हो गए थे, भाग गए थे ना जंगल में, सब छोड़ छाड़ के। हुआ था कैसा? नहीं हुआ था। राजा जनक राज्य छोड़ के भाग गया, ऐसा हो गया था? नहीं हुआ, राजा बने रहे। दिमाग में दूसरा कुछ घुस गया है, बुद्ध महावीर, घर छोड़ के भाग गए। अरे बुद्ध महावीर, बुद्ध महावीर तो छोड़ के भाग गए, तुम थोड़े ना बुद्ध महावीर हो। बुद्ध महावीर के जमाने के
अब जहां हो वहीं रहकर साधना है। साधना भीतर की स्थिति है। बुद्ध महावीर गए जंगलों में रहने लगे, वैसे जंगल थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था जो परेशान करता और पकड़ता। और जंगलों में फल फूल कंदमूल यह वह सब कुछ हुआ करता था, और जो है अल्कलाइन वाटर बहता था। अब इंडिया के जंगलों में तुम जाओगे और वहां का पानी पियोगे नदियों का, बीमार पड़ जाओगे, एमीबियासिस हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो जाएंगे। वहां तक पॉल्यूशन पहुंच चुका है। कंदमूल मिलेंगे नहीं, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगा, हर जगह आदमी घुस गया है। तो जहां हो जैसे हो, विवेकपूर्ण तरीके से जियो। सिर्फ विवेक, विवेक को जगाना है। साधना के द्वारा विवेक जागेगा। सबसे बड़ा सुरक्षा कवच विवेक है, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा कोई तुम्हें, क्योंकि तुम सजग रहोगे बाहर भीतर। बेहोशी में इन्फ्लुएंस होते हो, होश में इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। सारे इन्फ्लुएंस जो बेहोशी में काम करते हैं। कोई एक बड़ा नेता आ गया जी, देखो कैसी भीड़ लगती है लाखों की। कौन लोग हैं? इन्फ्लुएंस पर्सन। गौर से देखना, बेहोश लोग होंगे। एक आदमी को देखने के लिए जा रहे हैं, और वो भी कौन? राजनीतिज्ञ। अरे भाई, कोई बुद्ध होता, कोई संत होता, उसे देखने गए तो कुछ बात समझ में भी आती है कि वहां की कोई पॉजिटिव एनर्जी होगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। वहां दूर से भी खड़े रहे तो कुछ तो मिल ही जाएगा। पॉलिटिशियन को दे, पॉलिटिशियन की एनर्जी कौन सी होगी? कोई डिवाइन एनर्जी होगी पॉलिटिशियन की। क्यों जा रहे हैं उसको देखने के लिए? क्यों इन्फ्लुएंस हो रहे हो? क्योंकि भीतर का पॉलिटिशियन है, भीतर एक पॉलिटिशियन है, वो बड़े पॉलिटिशियन से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो उसका एम्बिशन है, उसके अंदर भी कामना है कि शायद मैं कभी ऐसा बन जाऊं, है ना? इसलिए इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, क्योंकि भीतर उसका जो है कनेक्टिंग पॉइंट है ना, भीतर क्लिनजिंग करनी पड़ती है, उन कनेक्टिंग पॉइंट्स को विड्रॉ करना पड़ता है। अब साधक कहते हैं नहीं, हमको शादी ब्याह में जाने की इच्छा नहीं होती। कई पॉलिटिशियन कहते हैं नहीं, अब हमारी पॉलिटिक्स में इच्छा नहीं होती, जब से सत्य क्रियाएं कर रहे हैं अब जो है उधर नहीं होता है ये सब। तो व्यर्थ की चीजें छूट जाती हैं। और जो सार्थक है, सार्थक बड़ी सुंदरता से होता है। जो जरूरी है वह सुंदरता से होगा, जो गैर जरूरी है विड्रॉ हो जाएगा। सुरक्षा और क्या है? किससे सुरक्षा है? इन्फ्लुएंस से ही तो सुरक्षा करनी है ना। होश को जगाना है। तो यदि होश जब तक नहीं जागा है उस ढंग से, तो ये सिद्ध क्रिया दी हुई है। जब होश जाग जाएगा तो इस सिद्ध क्रिया की जरूरत ना पड़ेगी, लेकिन तब तक तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उससे साधना ज्यादा सरलता से हो जाएगी, नए इन्फ्लुएंस नहीं आएंगे ना। और क्लेंजिंग की प्रोसेस करोगे कि जो इन्फ्लुएंस ऑलरेडी अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या वो रिसीवर्स हैं, रिसीवर्स है ना जो इन्फ्लुएंस को आमंत्रित करते हैं। अब बड़ा नेता आया देखने जा रहे हो तो अंदर रिसीवर होगा ना, तुम्हारे भीतर भी एक पॉलिटिशियन बैठा है ना, पॉलिटिक्स का अट्रैक्शन है ना। वो चुनाव आते हैं ना, चुनाव के परिणाम आते हैं, लोग टीवी खोल के कुछ खोल के दिन भर बैठे रहते हैं। अरे दूसरे दिन छप जाएगा भाई, पूरा एक साथ 1 मिनट में पूरा रिकॉर्ड देख लोगे। वो अपना घंटों देख रहे हो, हाँ ये आगे चल गया, ये पीछे चल गया, वो हो गया। क्रिकेट को ना वैसे बैठ के रात रात आधी आधी रात तक बैठ के देखते हैं। अरे भाई सो जाओ, दूसरे दिन दिख जाए, वो उसमें छप जाएगा कि कौन जीता कौन हारा, किसने क्या बनाया, किसने ज्यादा रन बनाया। वो 1 मिनट में उसकी रिपोर्ट पढ़ लेना। उसके लिए आधी रात तक क्यों जाग रहा है? उसको जान करके कर भी लेगा क्या कि कौन जीता और कौन हारा? उसे हो क्या जाएगा? उस तरफ जा क्यों रहे? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसेस जो दूसरे इन्फ्लुएंस हैं बहुत परेशान करते हैं।
इनसे बचने के लिए क्या करें, तो यह चलो यह ठीक है, यह चुन लेते हैं, वह चुन लेते हैं, क्योंकि खाली नहीं रह सकते ना। खाली रहेंगे तो जो अंदर धमा चौकड़ी मची हुई है, वह धमा चौकड़ी जो है हिला देगी, वो हमारी एनर्जीज को खींच लेगी और हम उनके साथ में उस धमा चौकड़ी में पस्त होते रहेंगे। बड़े थक से जाते हैं, कुछ नहीं करते और थक जाते हैं, घर में बैठे और थक गए क्योंकि अंदर बड़ी धमा चौकड़ी चल रही है। उस धमा चौकड़ी के साथ जाके एनर्जी एसोसिएट हो रही है, उनको फीड कर रही है और एनर्जी वहां लॉस हो रही है, और तुम जो है थक रहे हो, तुम वहां पे थक रहे हो। यदि तटस्थ रहना सीख जाओ तो एनर्जी तो लॉस नहीं होगी ना, तुम फीड तो ना करोगे ना। और यह साधना तो है कि जो वो है उसकी क्लिनजिंग होनी चाहिए। जो धमा चौकड़ी मचाने वाले तत्व एग्जिस्ट कर रहे हैं भीतर सबकॉन्शियस माइंड में, वह तो प्रॉब्लम है ही ना, उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना चाहिए ना। करना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ जानना चाहिए, तो उसे करना नहीं चाहिए। करोगे तो फंसोगे, करोगे और फंसोगे, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। करोगे और फंसोगे, करना नहीं है, तटस्थ रहना है। तो जो धमा चौकड़ी मचाने वाले जो पैटर्न्स है ना, जो भी मैकेनिज्म है ना, वह एनर्जी के पैटर्न है। सारे पैटर्न एनर्जी के पैटर्न होते हैं और साइक्लिक होते हैं, उनका कोई सराउंडिंग होता है, क्योंकि एनर्जी किसी चक्र में हो सकती है। कोई भी एनर्जी चक्र में ही होती है, बगैर चक्र के वह पैटर्न सरवाइव नहीं कर सकता। चक्र में है और उसकी उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा हो रही है मतलब बाहर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड से निकल के सरफेस पर आ रहा है, और उसे प्ले करना है। प्ले करना है इन द सेंस उसको अपना साइज इंक्रीज करना है। वह भीतर से निकल के ऊपर आ रहा है, मतलब बड़े आकाश में आ रहा है। बड़े आकाश में उसका बड़ा प्ले होगा, बड़ा प्ले होने के लिए उसको फैलना पड़ेगा। फैलने से एनर्जी में बीच में गैप आ जाएगा, तो उसको तुरंत फीड करना पड़ता है। तो उसका पहला काम होता है उस पैटर्न का कि वह निकलते निकलते पहला काम होता है एनर्जी को सक करना। मतलब तुम्हें सक करना। तुम कौन हो? तुम एनर्जी हो, तुम डिवाइन एनर्जी हो, तुम डिवाइन एनर्जी हो। तुम्हारी बीइंग जो है फ्लो ऑफ डिवाइन एनर्जी है, एक रिदम है, एनर्जी की रिदम है। तुम एक कॉस्मिक रिदम हो। एक कॉस्मिक रिदम कहना ठीक नहीं, तुम कॉस्मिक रिदम हो, तुम डिवाइन एनर्जी हो। तुम जिससे जुड़ोगे उसको एनर्जी मिल जाएगी, जिससे भी तुम जुड़ोगे उसको एनर्जी मिल जाएगी। तुमने जहां रिएक्ट किया तुमने उसे फीडिंग स्टार्ट कर दी, फीडिंग स्टार्ट कर दी। अब तुम जो है एसोसिएट नहीं हो रहे हो, फीडिंग कर नहीं रहे हो, तो वो जो पैटर्न उसकी उदीर्णा हुई है, मतलब उसको फैल रहा है, फट जाएगा ना वो एनर्जी का पैटर्न। तो उसको अब वह जो उठ तो गया, उठ तो गया, फैल तो गया, और उसे प्ले करना है। नई एनर्जी मिल रही, फट जाएगा, फट जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। जो फंसी हुई एनर्जी वो मुक्त हो जाएगी, फिर वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी, पैटर्न डिजॉल्व हो गया। मुक्त होकर के वो एनर्जी तुम्हें वापस मिल जाएगी। और मैं एनर्जी दे नहीं रहे हो, एनर्जी वापस गेन कर रहे हो, वापस गेन कर रहे हो ना। सफाई हो जाएगी वहां की। सफाई होते 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 सारे पैटर्न डिजॉल्व हो जाएंगे, आकाश पूरा खाली हो जाएगा भीतर का, बहुत रिलैक्सनेस आ जाएगी। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होगी, तटस्थता को बनाए रखना होता है। तो तुम्हारा यह आकाश जो है आत्माकाश के साथ में संयुक्त हो जाएगा, बड़े विस्तार को जियोगे। तटस्थता वहां भी बनाए रखनी है, क्योंकि वहां केंद्र को जिया जा रहा है, आत्मा का अपना केंद्र होता है। तो वहां पर खतरा है कि नई परिधियों का निर्माण कर सकते हो, और द्वंद्वात्मकता को जी रहे। वहां पर तुम हो और कोई और भी है, दूसरी सोल्स भी हैं, अनंत आत्माएं। इंटरेक्शंस वहां भी है, इंटरेक्शन से सेपरेशन के इंटरेक्शन है, तो पॉलिटिक्स का ढंग बदल जाएगा। पॉलिटिक्स तो रहेगी,
पॉलिटिक्स का ढंग बदल जाएगा ना, अनेक है तो मत समझ लेना आत्मवान है मतलब वो पॉलिटिक्स फ्री हो गए। अरे दूसरे को दूसरा जान रहे हो, यही तो पॉलिटिक्स है। तुम अलग हो और दूसरा अलग है, यही तो पॉलिटिक्स है ना। बेसिक पॉलिटिक्स यही है, बाद में फिर उसके प्ले होते हैं। वो तो प्ले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी कहानियां बनती है, लेकिन पॉलिटिक्स तो यही है ना कि तुम हो और दूसरा है, और उनका इंटरेक्शन जो भी होगा वो पॉलिटिक्स होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि हर आत्मा का अपना आकाश है, आकाश आपस में टकराएगा ही, इंटैक्ट होगा ही होगा। ब्रह्माकाश, अब जो है सारा आकाश एक हो गया और सारे केंद्र उसी के केंद्र है, दूसरा कोई है ही नहीं। केंद्र बहुत रहे हैं लेकिन ये सब उसी के होने का ढंग है। ब्रह्म को जीते हो, ठीक है ना? और एक ही है लेकिन वो भीतर एक है, और ब्रह्म के बाहर सजगता बहुत हायर लेवल पे जाएगी तो जानोगे कि अनंत ब्रह्म है। अनंत ब्रह्म है कायनात में, अनंत ब्रह्म, ब्रह्म प्रतिक्षण पैदा हो रहे, प्रतिक्षण नष्ट हो रहे। बड़ा खेल है, खेल के बाहर नहीं हुए हो, खेल के बाहर नहीं हो, लेकिन क्षुद्र खेल से निकलकर बड़े खेल में आ गए हो, खेल के बाहर नहीं हुए हो। ब्रह्म एक प्ले है, और है क्या? एक विराट प्ले है ना, प्ले ही तो है ना, एक बिग बैंग है उसका प्ले। अरे चेतना का ही प्ले है, चैतन्य ही है, वो प्ले हो रहा है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बनाने वाला कोई अलग से नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, लेकिन प्ले ही तो है ना, बिग प्ले है ना, बिग प्ले है ना। तटस्थता वहां भी बनी रहेगी और सबके पार हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस। उसके बाद जो है सुरक्षा कवच की जरूरत खत्म हो गई। जब तक द्वैत को जी रहे हो किसी भी तल पर, सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लुएंस हो गए, इंटरेक्ट हो गए तो इन्फ्लुएंस हो गए ना, इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस है, इसी में खेल चलता है। निगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस ही है ना। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी क्या है, इन्फ्लुएंस ही तो है। इन्फ्लुएंस ही तो है ना, मतलब द्वंदात्मकता है ना, द्वैत है ना, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस है। निर्वातीय अनंतता, वह एक है, वहां दो नहीं है। इनफाइनाइट है, वैक्यूमनेस है, कोई और है ही नहीं, वहां है परमानंद। जब छोटे से आकाश में निर्द्वंदता को थोड़ी देर के लिए जीते हो ग्लिम्स में, आह, साधना के बाद बैठते हो ना, थोड़ी देर के लिए निर्द्वंदात्मकता आ जाती है कि भीतर के द्वंद अब नहीं है, रिलैक्स बैठे, आंखों के सामने वैक्यूमनेस है, एक खालीपन है, वैक्यूमनेस ना हो, खालीपन है, आंखें बंद है और अंधेरा सा है, खालीपन है, शांति है, ठंडक है, शीतलता है, विश्राम है। अच्छा लगता है ना, एक अलग चीज लगती है ना, लगता है ना कि ये वास्तव में मूल्यवान है। जबकि यह ऑर्डिनरी ग्लिम्स है आकाश तत्व की, आकाश तत्व की, निर्वाती अनंतता की नहीं है, सिर्फ आकाश तत्व की, वो भी तुम्हारा आकाश तत्व। कोई आत्माकाश नहीं है, कोई ब्रह्माकाश नहीं है, वह चित्ताकाश है, सिर्फ सिर्फ चित्ताकाश है, तुम्हारा चित्ताकाश है। और उसकी से सिर्फ सरफेस पर अभी जो है प्ले नहीं है, उसके उसका तुम्हें आनंद आ रहा है, भीतर प्ले हो रहा है। अब चित्त भी पूरा क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ सरफेस पे थोड़ी देर के लिए मूवमेंट्स खत्म हो गए,
उसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, उसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो जब पूरा चित्त शुद्ध हो जाएगा उसका आनंद क्या होगा। और चित्त से ऊपर उठ के तुम आत्मा आकाश को जियोगे तो उसका आनंद क्या होगा। और आत्मा से ब्रह्म और ब्रह्म से शिवोहम, परम तत्व, परमानंद। तो सुरक्षा कवच जो है इन्फ्लुएंस होने से बचाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस होने में तुम इंगेज हो जाते हो। इंगेज हो जाते हो तो तटस्थ रहोगे नहीं, और तटस्थ नहीं रहोगे तो ऊपर उठोगे नहीं। समझ में आया क्या साइंस। तुम इंटैक्ट हो मतलब इंगेज हो ना। इंगेजमेंट नहीं चाहिए, इंगेजमेंट नहीं चाहिए। इंगेजमेंट में करता है, इन्वॉल्वमेंट है, एक्सरसाइज है। आनंद नहीं हो सकता वहां पर। एंगेजमेंट में इंटरेक्शन से तुम्हें एक्साइटमेंट हो सकता है, और एक्साइटमेंट आनंद नहीं है। एक्साइटमेंट आनंद नहीं है, इस बात को याद रखना। कहीं पर भी तुम एक्साइटेड हो जाते हो, एनर्जी उठती है, तुम आहा हा बहुत अच्छा लगा। एक्साइटमेंट से तुम करते क्या हो, एक्साइटमेंट से भी थोड़ा एक होता है, तुम बाकी चीजों को ढकेलते हो जबरदस्ती, और बस एक यही रहेगा, बाकी चीजों का पोस्टपोन कर लिया टेम्पररीली, कि नहीं नहीं अभी तो यही है, बाकी चीजों को पोस्टपोन कर लिया। तुम एक स्पेस क्रिएट करते हो और एक ही चीज को जी रहे हो, एक ही चीज को इंटेंशनली जी रहे हो, तो उसमें भी तुम्हें अच्छा लगता है। और जैसे ही वह एक्साइटमेंट, वह जो तो एक्टिविटी खत्म होगी तो एक्साइटमेंट भी खत्म। और जो स्पेस क्रिएट किया था वो जो इधर बाहर तुमने धक्का धक्का मार के रखा था, वो डबल ताकत से वापस आएगा। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। वो प्रेशर से बाहर थे ना, ज्यादा ताकत से वापस आएंगे ना, प्रत्यास्थता होगी ना उनकी। और उस आकाश में फिर वो ज्यादा धमाचौकड़ी मचाएंगे। डिप्रेशन आ जाता है। एक्साइटमेंट वाली पार्टीज खूब लंबी चौड़ी ये सब होती हैं, उसमें कुछ मेडिटेशन या कुछ डिवाइन एनर्जीज इंक्लूड नहीं होती। वह तुम्हें जो ड्रेन करती हैं, कर देती है ना ड्रेन, उस पार्टी को तुम ड्रेन महसूस करते हो। फिर नेक्स्ट डे जो है, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। उस समय तो एक्साइटमेंट था, लेकिन नेक्स्ट डे खराब हो जाता है। घर लौटते लौटते जब घर पहुंचते हो तब तुम कहते हो ड्रेन ड्रेन महसूस करने लगते हो। घर पहुंचते पहुंचते एनर्जी ड्रेन हो गई। वहां कोई प्रोटेक्शन लेयर तो थी नहीं। तुमने यहां पार्टी करी, अभी यहां भी करी, क्या तुम ड्रेन महसूस कर रहे हो, या प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की जाती है। तुम्हें पता हो न पता हो, प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की जाती है। एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में मेडिटेशन इंक्लूडेड है ना। ये पूरा विज्ञान खुद समझना होता है। साइकोलॉजी बहुत ऑर्डिनरी लेवल पे है अभी, जो दुनिया में जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है बहुत ऑर्डिनरी लेवल पे है। बचकानी है, बचकानी, बहुत बचकानी है। उसके चक्कर में नहीं जाना। क्यों बोल रहे उसके चक्कर में नहीं जाना। ट्रांजिट फेज आता है तो दिमाग में आता है साइकोलॉजिस्ट को दिखा दूं क्या। अजय भाई ने फोन किया, ट्रांजिट फेज बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बड़ी तकलीफ हो रही, बड़ी तकलीफ हो रही। अपॉइंटमेंट ले लूं क्या, फलाना बहुत पता किया, बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, अपॉइंटमेंट ले लूं क्या, हो क्या। मैं कहा पागल मत बनना,
किसी बेवकूफ को तुमने सिलेक्ट किया, उस बेवकूफ के पास जाओगे, उसे इसकी एबीसीडी नहीं पता, कोई समझ नहीं, वो जो नींद की दवाइयां दे देगा, फालतू की बातें करते, देते वो नशे पते ही है, सब नशे पते की दवाइयां देते हैं साइकोलॉजिस्ट, और कुछ नहीं, बस तुम सोए रहो, पड़े रहो। धीर धरो, धीर धरो, हमने कहा धीर धरो, धीर धरा, अब उस दिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गया अंदर से, आहा हा हा। अरे क्लींजिंग चल रही थी, अब खूब झाड़ू साफ सफाई वो चल रहा है, थोड़ा गर्दा तो उड़ेगा ना। एक बंद घर को खोला गया, उसकी साफ सफाई की जा रही है, खूब झाड़ू लगाई जा रही है, इधर साफ किया जा रहा, उधर साफ किया जा रहा, थोड़ा गर्दा तो उड़ेगा ना। लेकिन थोड़ी देर बाद जाओगे तो कैसा होगा, साफ सुथरा मिलेगा ना, क्लींजिंग हो गई ना। अब अजय भाई चले गए होते साइकोलॉजिस्ट के पास, उसने दवाइयां दी थी, सोए पड़े रहते, दिन रात सोए रहते, सिद्ध क्रियाएं बंद हो जाती, आप तो वचन सुनना बंद हो जाते, और उसके बाद वो छोड़ते भी तो लेजी लेजी पड़े रहते। उसके इतने साइड इफेक्ट्स होते उन दवाओं के, और न जाने उसने कौन सा ज्ञान पिलाया होता साइकोलॉजिस्ट ने, नहीं ये डिसऑर्डर है, फलाना डिसऑर्डर है, ये है वो है, हाँ बताता ना, कुछ नाम दे देता। हमने एक बार उसको स्टडी किया, इसने इतनी बड़ी लिस्टें बना रखी इन्होंने, मेंटल डिसऑर्डर्स की, ओसीडीज की, इसकी उसकी, इतने किस्म के होते हैं, कुछ का कुछ नाम दे दिया, और जो है बड़े क्रिटिकल नाम दे दिए तो आदमी घबरा जाता है, बाप रे मुझे यह हो गया, मुझे वह हो गया, मुझे वह हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है, 10 मिनट जिब्रिश करो, कुछ 2-4 एक्सेल करो, बैठ जाओ, वो महीने भर में ठीक ना कर पाएगा, उससे ज्यादा तुम थोड़ी इतनी देर में ठीक हो जाओगे। उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, नुकसान ही होंगे। इन्फ्लुएंस नहीं होना, इन्फ्लुएंस नहीं होने के लिए सुरक्षा कवच जो है, इस प्राविधि का प्रयोग करो, क्लिनजिंग का प्रयोग करो, और ट्रांजिट फेज आए तो घबराना नहीं। ट्रांजिट फेज मंगल है, कल्याण है। एक साथ सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीजें उभर उभर के सरफेस पे आ रही हैं, एक साथ आ रही हैं। अरे आज नहीं कल साफ तो करना ही पड़ेगा ना, उसके साथ एसोसिएट मत होना, थोड़ी तकलीफ होगी, सरफेस पर आकर वो विड्रॉ भी हो जाएगी, निर्जरा भी हो जाएगी, क्लिनजिंग भी हो जाएगी। धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। साधना बगैर पेशेंस के नहीं होती, बगैर पेशेंस के कभी भी साधना नहीं होती, बहुत गहरा पेशेंस चाहिए, धैर्यवान होना पड़ता है। एक संत हुए साईं बाबा, 2 लफ्ज जो है बहुत कहते थे, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी यानी पेशेंस, धैर्य, और श्रद्धा। सदगुरु ने तुम्हें कोई चीज दी है ना, तो श्रद्धा रखना, तुम्हें समझ में नहीं आ रही हो तो ना आए, तुम्हारी इतनी समझ कहाँ है कि तुम्हें समझ में आ जाए, इतनी अकल है तुम में कि तुम उसे अनफोल्ड कर लोगे शुरुआत में ही। श्रद्धा रखो, और सबूरी, पेशेंस, टाइम टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा। यदि श्रद्धा नहीं रखोगे तुम बीच में उंगली करते रहोगे, धैर्य नहीं होगा तुम बिगाड़ दोगे। अब बचपन कितने लोगों ने जिया, नहीं जिया, हमने भी जिया। पेड़ों के बारे में सुनते थे, ऐसे निकलते हैं वैसे निकलते, पौधे देखते या देखते। आम का सीजन आता था, अभी आया ना आम का सीजन, आम खाते थे, आम खाने के बाद बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, बोले आम इसका क्या करें, गोही का, बोले प्लांट करते, इसको लगाते, आम का पेड़ निकलेगा। गड्ढा खोदे, वो गोहियां दबा दी, दबा के इधर उधर चले गए खेलने, आधे घंटे बाद आ गए, चलो देख के आते हैं उसमें से पेड़ निकला कि नहीं निकला। अरे नहीं दिख रहा है, खोद के देखो, खोद के देखो, फिर खोद के देखा, अरे नहीं निकला, चलो फिर से दबाओ, फिर जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद आते थे, निकला कि नहीं निकला। ये कैसे बोलते हैं इसमें से निकलता है, अभी तक तो नहीं निकला, बोले 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए,
कितने बार निकाल के देख चुके हैं हम इसको, पेड़ निकल ही नहीं रहा है। पेशेंस नहीं है ना वहां पे, श्रद्धा भी नहीं। श्रद्धावान होना पड़ता है, धैर्यवान होना पड़ता है, तभी साधना फलित होती है, नहीं तो नहीं फलित होती। श्रद्धा नहीं हो और ट्रांजिट फेज हो तो कहां जाओगे? साइकोलॉजिस्ट के पास में। श्रद्धा तो है नहीं तो दूसरा ऑप्शन ढूंढोगे ना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, किसी से चेक कराओगे, उल्टी सीधी दवाएं खाओगे, है ना। बीमारी कोई और है, दवा कोई और है। दवा समस्या बन जाएगी, दवा नई बीमारी दे देगी। और बहुत गौर से देखो तो बीमारी है ही नहीं, ट्रांजिट फेज बीमारी थोड़ी नहीं है, वह तो आशीर्वाद है, ग्रेस है, कृपा है कि क्लींजिंग हो रही है, क्लींजिंग हो रही है, कृपा है। धैर्यवान होना पड़ता है। इन्फ्लुएंस तुम्हें जो है तुम्हारे भीतर धमा चौकड़ी मचाते हैं, उसमें वो उस धमा चौकड़ी में जीवन बड़ा गंवा दिया, बड़ा जीवन गंवा दिया, उसमें दिक्कत नहीं है। फॉरेन एलिमेंट्स जो है तुम्हारे भीतर प्ले करते रहे, उसमें दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारे भीतर का जो प्रॉब्लम है, बेसिक जो रूटेड प्रॉब्लम्स है, वो उभर उभर के ऊपर आ रहे हैं, उनकी सफाई हो रही है। तुम कहते हो नहीं सहन नहीं होता, यह नहीं होता, वो नहीं होता। तुम्हें तो धन्यवाद भाव से भरना चाहिए। जब ट्रांजिट फेज खतरनाक आए तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। बगैर सदगुरु के आने वाला नहीं है। गुरुओं के पास नहीं आता ट्रांजिट फेज, सदगुरुओं के पास आता है, और खतरनाक वाला आता है। मतलब सदगुरु कहते हैं कि क्या जन्म जन्म लेगा, बार बार स्कूल का बस्ता उठाएगा, आएगा और क्लींजिंग करता रहेगा 100 जन्म तक। मतलब क्या है? ठहर, पेशेंस रख, श्रद्धावान हो, धैर्यवान हो, तटस्थ हो, एसोसिएट नहीं होना, नहीं तो दिक्कत में पड़ेगा। एसोसिएट नहीं होना, तटस्थ रहना, उदीरना। पूरे जन्म भर की समस्याएं एक साथ निकलेगी, 1 मिनट में साफ हो जाएंगी। हजारों जन्म की समस्याएं 1 दिन में साफ हो जाएंगी, और लाखों और करोड़ों जन्म हो गए हैं, निकल जाने दे, महीना 2 महीना 3 महीने तकलीफ के रहेंगे, साफ हो जाएगा सब कुछ, क्लींजिंग हो जाएगी। तटस्थता बनाए रखना, पेशेंस बनाए रखना। तटस्थता में पेशेंस इनबिल्ट है, इनफाइनाइट पेशेंस इनबिल्ट है तटस्थता में। पेशेंस न होगा तो तटस्थता असंभव है। विदाउट पेशेंस तटस्थता नहीं घटेगी। एसोसिएट हो जाओगे, एसोसिएट होगे, ढेर सारे पैटर्न की उदीर्णा हो रही है, सबके साथ एसोसिएट होगे, तकलीफ में ना पड़ोगे। वही उदाहरण से समझाते हैं कि तुम फैक्ट्रियों में जाते हो तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, प्रोडक्शन की मशीनें होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। प्रोडक्शन की मशीनें होती है ना, वाइब्रेट होती है ना, ऐसे होती है ना, वाइब्रेट फैक्ट्रीज में होती है ना। तो जो वाइब्रेट होने वाली मशीन है कुछ, और तुम जो है उससे जाके से चिपक जाओ, उसको गले लगा लो, तो क्या होगा? तुम भी वाइब्रेट होगे, जुड़ गए तो तुम भी वाइब्रेट होगे। और यदि हम तुम्हें समझाएं कि तटस्थ रहो, तुमने छोड़ दिया, दूर खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, अब तुम वाइब्रेट हो गए क्या? नहीं हो गए ना। वाइब्रेशन तो चल रहा है, दिख रहा है कि अरे बड़ा वो हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, बड़ा ये है, शोर है, फैक्ट्री का सब चल रहा है, सब कुछ दिखेगा, लेकिन तुम कम से कम वाइब्रेट होना बंद हो जाओगे। शोर शराबा तकलीफ तो होगी, लेकिन उतनी तो ना होगी ना जब तुम उससे चिपके हुए थे, उतनी तो ना होगी ना। और समझदार होगे, और पीछे हटोगे, और पीछे हटोगे, जो शोर है थोड़ा कम हो जाएगा, और पीछे उस बिल्डिंग के बाहर निकल जाओगे, प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी।
उस बिल्डिंग से और दूर चले जाओगे, प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। तटस्थतापूर्वक जानते रहोगे तो धीरे 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 दूर होती जाएंगी चीजें, डिजॉल्व होती चली जाएंगी। अपने उस मैकेनिज्म को देखो कि कुछ भी घटता है तुम उसके साथ जुड़ जाते हो, उसको समझना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो। क्या पता काम का हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिएक्ट कर देते हो, कैटेगराइज कर लेते हो, उसको कह देते हो ये अच्छा है, बुरा है, ऊंचा है, नीचा है, ऐसा है, वैसा है। तटस्थ रहो। तो ट्रांजिट फेज जो है कृपा है, तो तटस्थता होनी चाहिए। तो मतलब उदीर्णा बहुत तेजी से होगी और क्लिंजिंग बहुत तेजी से हो जाएगी। जिसकी उदीर्णा होगी उसकी क्लिंजिंग होगी होगी, वो पैटर्न जो है वापस रिस्टोर नहीं होगा। अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कोई पैटर्न उठता है, प्ले होता है, स्ट्रांग होता है और वापस रिस्टोर हो जाता है, फिर अगला आता है। मतलब पैटर्न, नए पैटर्न भी आएंगे और पुराने और मजबूत होते जाएंगे, अपडेटेड हो जाते हैं ना। मैं प्ले किया, प्ले होते करते करते इंटैक्ट हुआ और अपडेटेड हो गया, आज के हिसाब से अपडेटेड हो गया, ज्यादा जस्टिफाइड हो गया। कोई पुराना पैटर्न भी निकलेगा तो आज की परिस्थितियों में प्ले करेगा ना, प्ले करने के बाद क्या होगा, अपडेट हो गया ना, अपडेट वर्जन हो गया ना, उसके बाद अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, तो ज्यादा स्ट्रांग ना हो गया। तटस्थ रहोगे, बाहर सपोर्ट ही नहीं मिला उसको तो बाहर होना ही पड़ेगा, एनर्जी मुक्त हो जाएगी, पैटर्न विड्रॉ हो जाएगा। दिव्य सुरक्षा कवच की जरूरत पड़ती है इनिशियली, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, इन्फ्लुएंस जो है वो सब नेगेटिव ही तो है। जो तुम्हें नचा रहा है, तुम्हें गुलाम बना रहा है, वो नेगेटिव है। तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है वो नेगेटिव है। प्रोटेक्शन लेयर जरूरी है, क्लींजिंग भी साथ में जरूरी है। क्लींजिंग की कर्मा क्लींजिंग, कर्मा डिजॉल्विंग करके नाम से ना, किस नाम से, कर्मा डिजॉल्विंग के नाम से 10 दिसंबर में संपूर्ण ध्यान में, शिवोहम ध्यान में क्लींजिंग है ना, थ्रो योर सेपरेशन है, कर्ण कर्ण द्वार से परम शुद्धि है, ब्रह्म श्वास में क्लींजिंग है। उस एक्सेल के साथ में पूरी क्लींजिंग ही तो है, समाधि श्वास में क्लींजिंग है। ज्यादातर प्रावधियां 122 हो गई ना, 123 भी आ रही है ना कल परसों, ज्यादातर में क्लींजिंग है ना। क्लींजिंग भी चाहिए, रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे। कभी मजाक मजाक में यह बात कही गई थी, लेकिन उसके बड़े गहरे अर्थ थे, इसलिए हम कभी कभी इसको दोहरा देते हैं। रात्रि सेशन खत्म होता है तो जनरली हम दोहरा देते हैं, मजाक मजाक में कहते हैं, लेकिन बात मजेदार है। तुकबंदी जैसा ही है, कह देते हैं आराम करो, आराम करो, आराम नाम में राम छुपा, आराम करो, आराम करो। पुरानी कोई कविता है, उसकी लाइनें हमें अच्छी लगती। आराम करो, रिलैक्स। उस रिलैक्सनेस में राम छुपा है। तुम भीतर इतने बेचैन हो, इतने हिलडुल रहे हो, उसमें राम नहीं है। राम विश्राम में, ठहर जाने में। तो आज एक ही प्रश्न पे समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब
मंगलम भवतु सब मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।